वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टिकल फिजिक्स पे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल और यूट्यूब जो लेक्चर्स है उसको सिस्टमैटिकली वहाँ पे लिंक्स अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप मेरे से कुछ भी पर्सनल सवाल या जो डाउट्स होंगे वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 रहेगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब होता है, दैट इज ये किसी भी नंबर का हमको क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन। उसका कुछ भी साइन हो वो हमें जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज इसका मतलब होता है मॉड। अब देखिए मॉड फंक्शन को हम लोग मैथ में कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया है दैट इज एक्स। अब उसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, ये सिंबल यूज नहीं करना। ये सिंबल अगर यूज करते तो इसका मतलब मॉड निकला हुआ है पॉजिटिव नंबर। बट अगर इसको हम ये सिंबल यूज नहीं करना तो हमको एक फंक्शन अगर लिखना है कि एक फंक्शन एफ एक्स जो कि मॉडुलस फंक्शन, वो कैसे लिखा जा सकता है। तो उसके लिए देखिए दो होता है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, मान लीजिए समझ लीजिए x इक्वल टू -2 है, तो ये पॉजिटिव नंबर कब बनेगा, जब हम फंक्शन क्या ले लेंगे, y इक्वल टू -x। तो ये माइनस और ये जो माइनस दिया था मिलके कितना हो जाएगा, दैट इज +2। अगर x ग्रेटर देन 0 है, दैट इज मान लीजिए x इक्वल टू +2 है, तो तब जो फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू x। तो वही चीज देखिए यहाँ पे लिखी हुई है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होगा, -x। और जब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो कैसे डिफाइन होगा, दैट इज x। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, प्रूविंग में मैं इसको एक जगह पे आपसे पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे x की वैल्यू हमारे पास -1 दी हुई है जो कि लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, f(x) इज इक्वल टू -x। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस +1। अब जैसे x इक्वल टू -2 है तो हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, f(x) इक्वल टू -x होगा, तो माइनस ऑफ -2 +2। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा ये। तो मॉड फंक्शन देखिए क्या करता है, यहाँ पे आप देखिए, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई फंक्शन है, यहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है y इक्वल टू एक्स पे, दैट इज x जब -1 रख रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, दैट इज -1 पे अगर y की वैल्यू हम देखें तो हमको क्या मिलना चाहिए, दैट इज +1। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं x की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी जो आंसर है y आउटपुट कहाँ पे मिलना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन कौन सी होगी, ये। और y इज इक्वल टू अगर हम मॉड x लिखेंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या बना देगा, वो पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारा जो ग्राफ होगा क्या होगा, इसके अबाउट मिरर इमेज, दैट इज यहाँ पे वो ग्राफ बनेगा। मतलब आपको सिंपली जो आउटपुट है हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इधर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है, पूरी स्टडी होती है इसकी, बट हमें जितना चाहिए हम उतना ही पढ़ेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखिए मॉडुलस फंक्शन की। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देगा, नॉन नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये हम लोग ने डेफिनेशन में देखा था, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, चाहे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, माइनस प्लस 0। तो मॉड x की वैल्यू a के बराबर आएगी जब a ग्रेटर देन 0 होगा, जो अभी हम लोग ने देखा। मॉड x की वैल्यू 0 आएगी अगर x 0 है। मॉड x की वैल्यू a के बराबर आएगी जब a लेस देन 0 होगा, तो a पॉजिटिव हो, ठीक है, a चाहे नेगेटिव हो नंबर या तो 0 हो। ठीक है, तो ये आपको सब क्या देगा, प्लस प्लस, रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये कह रहा है कि मॉड x की वैल्यू इक्वल टू a आएगी वेयर a इज लेस देन 0। तो क्या ये कभी पॉसिबल है कि किसी मॉड का हम कोई वैल्यू निकालें और जो आंसर आए वो आंसर नेगेटिव होगा, नहीं। तो ये रिजल्ट कभी हो नहीं सकता। आपको पता है, आपका कोई भी नंबर हो, दैट इज -2 +4, इस तरह से कोई भी नंबर हो, जब आप इसको में मॉड लगाएंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव आएगा। तो आंसर कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं आ सकता, मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो ये सोल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। सबका क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव नंबर, दैट इज a ग्रेटर देन 0, चाहे उसमें आप कोई भी वैल्यू रखें। क्लियर है? तो ये स्लाइड आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, कि मॉडुलस में इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कई बार जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये वाला स्टेटमेंट आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। तो फिजिक्स में भी ऐसे कई सारी चीजें होंगी, जब उनका मतलब ना समझ में आए तो उनका डायरेक्ट क्या देखिए, एग्जाम्पल देखिए और फिर से स्टेटमेंट पढ़ने का ट्राई करते हैं। क्लियर है? तो हमने पहला केस ले रहे हैं
कि ए क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव नंबर है। तो अगर इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, अगर किसी मॉड फंक्शन का जब हम मॉड निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू अगर लेस देन ए दी है तो उस नंबर में मैं क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूं ताकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा होगा कि एफ एक्स इज लेस देन ए और ग्रेटर देन माइनस ए होना चाहिए तब ये सेटिस्फाई हुआ। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर से इसको हम आके दोबारा देखेंगे। अब जैसे ये क्या कह रहा है कि हम मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 4। तो आप मेरे को यहाँ पे बताइए कि x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये इनइक्वालिटी क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूं, इसका मॉड निकालूंगा 2, दैट इज लेस देन 4, यस सर, तो 2 सही हो गया। अब मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू -3 और इसका मैं मॉड निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, +3, दैट इज लेस देन 4, सर एकदम ट्रू, क्लियर है। अब मैं सपोज दैट x इज इक्वल टू लेता हूं -4, मैं इसका मॉड निकालता हूं तो ये क्या हो गया, दैट इज +4, क्या +4 लेस देन 4 है क्या, तो 4 के लिए क्या है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब देखिए लिखिए x इक्वल टू -5, तो क्या मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 आएगा, तो क्या ये 5 छोटा है 4 से, नॉट पॉसिबल। इसी तरह से आप प्लस वैल्यूज में भी देखिए, दैट इज 4 जब लेंगे x इक्वल टू 4 तो 4 की वैल्यू 4 आ रही है तो दैट इज 4 से बड़ी है क्या, नहीं, ये तो इक्वल टू। इसी तरह से देखिए x इक्वल टू ले लीजिए +5, इसका मॉड निकालिए तो क्या हो जाएगा 5। तो क्या यहाँ कंडीशन रखिए, क्या 5 इज लेस देन 4, नहीं। तो कौन कौन सी चीजें इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस रिलेशन को, दैट इज -4 से बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू और +4 से छोटी होनी चाहिए। तो नंबर लाइन में कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, इसके रिलेशन कौन सी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, क्लियर। इसी तरह से देखिए यहां पे लिखा हुआ है x -2 इज लेस देन 3, x -2 इज लेस देन 3। तो कौन कौन सी वैल्यूज के लिए x की ये वैल्यू फुलफिल करेगा। तो हमने देखा ये हमारे ऊपर, मान लीजिए ये x होता तो हमने क्या निकाला, ये -4 और +4 के बीच में, तो सेम वही रूल अपनाइए यहाँ पे, x इक्वल टू -2 की जो वैल्यू है +3 से -3 के बीच में रहनी चाहिए। अब ये -2 इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज -3 और +2 इज इक्वल टू, और ये -2 इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, दैट इज x 3 और +2, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, दैट इज -1 से बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू और 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो सबके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप समझ में आया इसका क्या मतलब है कि अगर मॉड फंक्शन लेस देन ए है तो कौन कौन सी वैल्यूज मॉड की वो फुलफिल करेगा फंक्शन, दैट इज x। तो वो क्या होना चाहिए, ए से, तो इनको बोलते हैं दैट इज, और ए हमारा क्या है, ये पॉजिटिव नंबर्स हम हमेशा ले रहे हैं, क्लियर। इसी तरह से आप फिर से देखिए सेकंड केस क्या है कि एफ एक्स ग्रेटर देन ए है, अगर ये कहीं पे दिया हो ग्रेटर देन ए तो कौन कौन सी x की वैल्यूज के लिए ऐसे सेटिस्फाई होगा। तो वो दिख रहा है कि जो फंक्शन होना चाहिए वो -a से छोटा होना चाहिए और जो फंक्शन होना चाहिए वो ग्रेटर देन ए होना चाहिए। आपको फिर नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे फिर से, ठीक है। तो इस पहले वाले को क्या बोलते हैं, एंड इनइक्वालिटीज। अब दूसरा वाला देखिए, सपोज दैट फॉर एग्जांपल जो मॉड फंक्शन है x इज ग्रेटर देन 2, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा। तो देखिए अगर x आप 1 रख देंगे, -1, उसका मॉड निकालेंगे तो 1 दैट इज ग्रेटर देन 2, नहीं है, तो वो चीज आपकी सेटिस्फाई नहीं होती। +1 रख देंगे तब उसका मॉड लेंगे, दैट इज ग्रेटर देन, दैट इज यहाँ पे कितना हमें, ग्रेटर देन 2, तो दैट इज 1 ग्रेटर देन 2, नहीं, वैसा भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, सपोज दैट x की मैंने ले ली -3 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर -3 ले लेंगे तो मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज +3, तो क्या +3 ग्रेटर देन 2 है, हाँ सर है, तो ये ले लेंगे, -3 पॉसिबल है। इसी तरह से -4 पॉसिबल है, -5 पॉसिबल है, इसी तरह से +3 पॉसिबल है, +4 पॉसिबल है। तो आपको दिख रहा है कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होगी, ये -a से a के बीच में पॉसिबल नहीं होगा, उसके बाद की सारी वैल्यूज क्या होगी, यहाँ पे नहीं पॉसिबल, यहां पॉसिबल है और यहां पॉसिबल है। तो -a से छोटी और +a से बड़ी को वैल्यूज को ये सेटिस्फाई करेगा, दैट इज मॉड x ग्रेटर देन 2, और इधर था मॉड x लेस देन 4 में, क्लियर है। इनको बोलते हैं एन इक्वालिटीज और इक्वालिटीज। एक दो किसी बहुत पुराने सवाल में ये आया था तो वहां पर हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर a की वैल्यू क्या लेस देन 0,
तो इसने क्या बोला कि मॉड ऑफ कोई नंबर लेस देन जो ए आ रहा है और ए की वैल्यू क्या है, वो नेगेटिव है, तो क्या मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है क्या? तो ए तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये इनइक्वालिटी का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता, तो इसका कोई भी नो सोल्यूशन। जैसे मॉड एक्स लेस देन -3 कभी पॉसिबल है क्या कि कोई भी नंबर -3 से अगर मॉड लिखेंगे? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा मॉड क्या देता है, प्लस, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नो सोल्यूशन। अब यहाँ पे लिखा है मॉड एक्स ग्रेटर देन ए और ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, हाँ ये पॉसिबल है। जैसे कि मैंने बोला मॉड एक्स ग्रेटर देन -1, तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी? अब आपको पता है, आप चाहे -4 रखो, -3 रखो, -10 रखो, कुछ भी रखोगे तो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो वो पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा, तो सारे के लिए ये ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है? तो ये भी ओके हो गया। ठीक है, थोड़ा सा भी देखिए आपको हैवी लग सकता है, पर एक मान के चलिए आपके पीडीएफ में पड़ा रहेगा, कभी भी हमको अगर फ्यूचर में यूज होगा हम दोबारा रिकॉल कर लेंगे। क्लियर? अब रूल्स ऑफ मैनिपुलेटिंग इनइक्वालिटीज। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे इनइक्वालिटी दी है a इज लेस देन b, तो हम अगर ऐड और कोई भी सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। मतलब हम इसमें कोई प्लस सी करें और इधर भी प्लस सी करें तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 5 इज लेस देन 7, तो यहाँ पे +3 किया, इधर +3 किया, तो क्या जगह 8 लेस देन 10। तो इनइक्वालिटी अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर। अगर हम किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल 5 इज लेस देन 8 है, तो हम अगर इसमें 5 मल्टीप्लाई करें और इधर हम क्या मल्टीप्लाई करें, दैट इज सेम 5 होना 5, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सॉरी 5 लेस देन 8 है, हम 6 मल्टीप्लाई करें, तो 6 इधर मल्टीप्लाई किया, 6 इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा 30 लेस देन 48। तो पॉजिटिव नंबर से आप अगर मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते हैं तब भी इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे सबसे मेन जड़ है कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5 लेस देन 8 है और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 दोनों तरफ, तो -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -30 और इधर क्या हो जाएगा, दैट इज -48। तो आपको पता है इनइक्वालिटी देखिए, पहले इधर लेस देन था, ठीक है, बट अभी क्या हो गया, ग्रेटर देन। -30 बड़ा होता है -48 से, नंबर लाइन में आपको पता है ये -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, तो ये नंबर बड़ा होता है और इधर जैसे जैसे इधर जाते हैं नंबर छोटा होता रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, हम बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट में देखिए कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे कि कहीं पे टेरा लिखा है, टेरा का सिंबल T, टेरा का मतलब क्या हो जाएगा 10 के पावर 12 आया है। गीगा मतलब क्या होता है, G सिंबल 10 के पावर 9, मेगा मतलब 10 के पावर 6, किलो कहीं पे लिखा है 10 के पावर 3, हेक्टो मतलब 10 के पावर 2, डेका मतलब 10 के पावर 1, डेसी मतलब 10 के पावर -1, सेंटी मतलब होता है 10 के पावर -2, मिली मतलब होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का सिंबल ये होता है, माइक्रो का मतलब होगा 10 के पावर -6, नैनो मतलब 10 के पावर -9 और एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10 के पावर -10, पीको मतलब 10 के पावर -12 और फेम्टो या फर्मी एक ही चीज है 10 के पावर -15। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे देखिए 1 मिलीमीटर, आपको देखिए अभी थोड़ा सा मैं रिलेशन दिखा रहा हूँ कि कैसे, देखिए यहाँ पे 1 मिलीमीटर है, हमको बताना था कितना मीटर होगा, तो देखिए ये मिली, अगर आप 1 मिली मतलब कितना होता है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, मिली है, तो मिली आप हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 के पावर -3, यहाँ पे मिली मतलब कितना था 10 के पावर -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 के पावर -3 मीटर। सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आपको पता है, सेंटी मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए सेंटी ड्रॉप कर रहे हैं, सी ड्रॉप कर रहे हैं, सेंटी जैसे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 के पावर -2। माइक्रो ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप माइक्रो ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा 10 के पावर -6। तो कभी कदार हमको कंफ्यूजन रहता है किधर माइनस लिखना है किधर प्लस लिखना है, तो उसका सबसे इजी रूल क्या है, देखिए 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखिए हमने फिजिकल क्वांटिटी अभी पढ़ी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एक मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और ये यूनिट लिखा हुआ है, तो मीटर बड़ी यूनिट है तो उसके साथ में जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होगा, छोटी यूनिट है तो उसके साथ मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। हमेशा बस ये बात याद रखिए कि अगर छोटा है यूनिट तो उसके साथ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बड़ा, और यूनिट बड़ा है तो उसके साथ जो मैग्नीट्यूड है वो है छोटा। आप ऐसे याद करिए, वरना आपको जैसे भी याद करना है कि जो ड्रॉप करना, मिली ड्रॉप किया तो यहाँ
सेंटी ड्रॉप किया तो इधर मीटर, ठीक है, क्लियर है। ये तो कुछ लेंथ का हो गया। फिर मास में 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, मिली ड्रॉप कर रहे हैं 10 के पावर -3, या आपको पूछे 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 10 के पावर +3 मिलीग्राम। मिली 1 ग्राम में हो जाएगा 10 के पावर 3 मिलीग्राम mg। 1 ग्राम में कितना माइक्रोग्राम हो जाएगा, दैट इज 10 के पावर 6 माइक्रोग्राम, प्लस ये छोटी यूनिट और ग्राम बड़ी यूनिट, या इसका उल्टा करेंगे तो 10 के पावर -6। इसी तरह से केजी में है 10 के पावर 3 mg है, 1 ग्राम इक्वल टू 10 माइक्रोग्राम। और लेंथ 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मीटर में 10 के पावर 3 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में 10 के पावर 3 मीटर। तो ये सारा आप याद रखिएगा प्लीज। और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक अगर होगा तो मेरे को इन्फॉर्म करिएगा। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ ये आंसर्स आप खुद निकालें कि ये कितना आएगा, और ये वाला स्पेशली निकालिएगा, दैट इज मिलीग्राम में कितने केजी आते हैं। ये आप एज अ होमवर्क करिएगा कि आपका कितना आता है कि नहीं, आप ही करिएगा, ठीक है। फिर ये भी दिया हुआ केजी में, अगर कोई मिस्टेक आता है तो मेरे को प्लीज इन्फॉर्म करिएगा। हो सकता है टाइपिंग एरर हो, मैं जानबूझ के ये नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, पर ये मैं देखना चाहता हूँ। ये जेई मेन में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि माइक्रोग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना था, और मैक्सिमम बच्चों ने इसमें गलत किया था, ठीक है। तो अगर कुछ टाइपिंग एरर होगा तो मेरे को इन्फॉर्म करिएगा, दोबारा देखेंगे, या नेक्स्ट टर्न पे जब आएंगे तो मैं इसको करूंगा, ठीक है, क्लियर है। अभी हम इसको स्किप करेंगे, आप इसको होमवर्क करिएगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं आप कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या करता है, अगर जैसे हमें कई सारी क्वांटिटी का पता है तो उसको डिवाइड करिए और कॉस्ट ऑफ 1 निकाल लीजिए। और अगर आप कॉस्ट ऑफ 1 पता है और मैनी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जैसे मैं अगर बोलूं कि हमारे जो 10 मैंगोज जो कितने रुपीस के मिलते हैं, मान लीजिए 200 रुपीस के मिलते हैं 10 मैंगोज, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 3 मैंगो का दाम कितना होगा। तो इसका एक मेन हम कैसे निकाल सकते हैं कि 1 मैंगो का निकालना है। तो 1 मैंगो का अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 20 रुपीज। आप अब आपको 1 का दाम पता गया 20 रुपीज, तो अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ 1 पता चल गया और मैनी निकालना है, 3 का निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × 20 कर देंगे, तो उसी को कहते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब यूनिट ऑफ लेंथ, इसमें भी बच्चा बहुत गड़बड़ी करता है। अब जैसे 1 जो मीटर है, मिलीमीटर है, उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको किस में डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। और वहीं अगर सेंटीमीटर दिया है और उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10। जैसे मैंने आपको बोल दिया, सपोज दैट 5 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, तो 5 इंटू कितना करना पड़ेगा, 10 मिलीमीटर। अगर मैं बोलता आपके पास 50 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे। तो वही चीज आपको ये कह रहा है करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, ये तो बहुत ईजी है, पर जब यूनिट ऑफ एरिया निकालना होगा, मतलब मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर, तो देखिए इसका सबसे बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए इसका तरीका क्या है, हमको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर। तो हमसे क्या पूछा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा इधर स्क्वायर करेंगे और इधर भी होल स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 2, और मिलीमीटर का होल स्क्वायर तो हमेशा 10 के पावर 2। तो ये चीज गड़बड़ी बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। इसी तरह से वॉल्यूम में देखिए मिलीमीटर क्यूब है, तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा तो कितना करें, 10 के पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कन्वर्जन आप देखिएगा अपने से, कुछ भी कठिन नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और कन्वर्जन, दैट इज 1 मीटर क्यूब में कितने पानी आता है, दैट इज 10 के पावर 3 लीटर पानी आता है, 10 के पावर 3 लीटर। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ये क्यूब है तो इधर क्यूब मत लिखिएगा, याद करने के लिए। लीटर है तो लीटर के साथ क्यूब, 10 के पावर 3, तो याद करने के लिए ऐसा। बाकी आप खुद इमेजिन करिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत समय देखिए जब आप छोटे होते हैं, मतलब जब नहीं पढ़े रहते, तो कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो कई बार बच्चे इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि 1 लीटर में 10 के पावर 3 मीटर क्यूब होगा, ठीक है, कि 10 के पावर 3 किधर है। तो आप खुद इमेजिन करिए कि 10 के पावर 3 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा। आप अपने जिस रूम में बैठे होंगे उसका लेंथ लगभग 10 मीटर होगा, तो 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर ब्रेथ और 10 मीटर ऊंचाई। एक कमरा जो इतना बड़ा है, क्या उसमें 1 ही लीटर पानी आएगा? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हाँ, बट अगर मैं कहता हूं 1 मीटर समझ लीजिए आपका हैंड आपका हाथ जितना होता है, लगभग 1 मीटर के बराबर होगा, थोड़ा सा बड़ा।
आपका जो वन हैंड होता है, या आप इमेजिन कर लीजिए आपके छत पे जो टैंक होगा, वाटर टैंक क्या होता है, 1000 लीटर होता है, तो उसका भी आप अगर एरिया वाइज कुछ निकालेंगे तो 1 मीटर और 1 मीटर हाइट के हिसाब से एक क्यूब बना लेंगे, तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर ये भी होमवर्क रहेगा कि अगर आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होंगे, या 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो गए। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये भी आप होमवर्क करेंगे। कुछ चीजें देखिए आप होमवर्क में करेंगे, और जब आप मेरे से पूछेंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा, वरना ये आपसे खुद से करना है। तो सारी चीज मैं बताऊंगा तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो आपको ये डेटा अगर पता हो तो आपको पता करना है कि 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होंगे। अभी तो आपको आंसर पता है, पर आपको ये चीज क्या करनी है, डिराइव करना, प्रूव करना। नेक्स्ट बात करते हैं, मास जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है केजी पर लीटर। और हमें पता है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर लीटर होती है। उसकी डेंसिटी कितनी होती है, दैट इज 1 किलोग्राम पर लीटर। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 लीटर पानी का अगर मैं वजन निकालूं, 1 लीटर क्या हो गया, देखिए लीटर किसकी यूनिट है, वॉल्यूम। हम इसको इक्वल टू क्या कर रहे हैं, दैट इज 1 किलोग्राम मास के बराबर है। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक वॉल्यूम की यूनिट है, 1 लीटर क्या हो गया, वॉल्यूम की यूनिट, और एक मास की यूनिट है, तो दोनों तो सेम हो नहीं सकते। हाँ, 1 लीटर अगर मैं पानी लूं किसी भी बर्तन में या किसी कंटेनर में, उस 1 लीटर पानी का जो वजन आएगा वो क्या आता है, 1 किलोग्राम आता है। तो हेयर द वॉल्यूम एंड मास आर न्यूमेरिकली इक्वल है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर। उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है, दैट इज 1 केजी पर लीटर। तो यहाँ पे रखेंगे तो आपको 1 लीटर पानी का वजन कितना मिलेगा, 1 केजी। तो कई बार सवालों में रहता है कि 1 लीटर पानी का आपको उसको मास में लिखना पड़ता है, तो हम डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, दैट इज 1 केजी। इसी तरह से 1 मिलीलीटर अगर कहीं पे वाटर लिखा हुआ है, मिलीलीटर वाटर, तो उसका मास आप कितना लेंगे, 1 ग्राम। ये भी कन्वर्जन आप करेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा कि 1 लीटर पानी का वजन कितना होगा, दैट इज 1 केजी। इसी तरह से 1 मिलीलीटर का वजन कितना होगा, दैट इज 1 ग्राम। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका पानी कहीं पर दिया है, 1 मिलीलीटर में कितना वॉल्यूम आता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको मिलेगा फिजिक्स में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास कितना होगा, दैट इज 1 ग्राम। ये अभी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, कभी सवाल आएगा तो दोबारा आपको याद दिलाऊंगा कि हमने बेसिक मैथ में ये लिखा था। पर यहाँ पे फिर से ध्यान रखना है, न्यूमेरिकली इक्वल है, वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू दैट इज मास। दोनों क्या है, अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग क्वांटिटी है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते। हाँ, न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। किसके लिए, वाटर के लिए। अगर आप घरों में जाएंगे, घरों में आप ऑयल यूज करते होंगे, तो आज जाइएगा आप मार्केट में जाके बोलते हैं 1 लीटर ऑयल दे दो, तो आप पैकेट लीजिएगा या बॉटल लीजिएगा जिसमें आप 1 केजी, तो वहां पे देखिए लिखा होगा कि 1 केजी ऑयल इज इक्वल टू सम 990 या 910 मिलीलीटर, या इस तरह से कुछ उसमें लिखा होगा। ध्यान दीजिएगा, मिलीलीटर में। आज ही जाके देखिएगा ऑयल के पैकेट में आपको डिफरेंस मिल जाएगा, कोई भी चीज। तो उसमें 1 लीटर और दैट इज था मतलब 1 केजी बराबर नहीं होता, ठीक है, तो वो बराबर नहीं होता। तो 1 केजी में कितना मिलीलीटर आता है, केवल 910। तो डिपेंड करेगा कि उसकी डेंसिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से चेंज होगा। पानी में ही ऐसा होता है। क्लियर है। तो देखिए ये जाते हमारा शायद आज लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, मतलब इस टॉपिक का 2 टॉपिक हम लोग ने खत्म किए, दैट इज आपका अलजेब्रा खत्म हुआ और एक यूनिट्स। तो देखिए आपके लिए एक कोटेशन लिख रहे हैं लास्ट में, दैट इज मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए जो आपके पंख है वो हर चिड़िया के पास रहती है, ठीक है, तोता हो गया, मैना हो गया, कौवा हो गया, पर सबसे ऊंचा कौन उड़ता है, दैट इज ईगल। क्योंकि उसका जो विजन है या उसका जो नीड है या उसका जैसा एनवायरनमेंट है कि उसको ऊंचा ही उड़ना पड़ता है, वहीं से वो सारा चीज देख पाता है। बहुत सारी उसका विजन भी बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी रिक्वायरमेंट से वो चाहता है उतना उड़ना, कि उसके पंखों में जान तभी आती है कि जब उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है। तो आप कितना डिटर्मिन है कोई एग्जाम निकालने के लिए, कितना डिटर्मिन, आप कितना मेहनत करना चाहते हैं, वही मेन है कि आप वो एग्जाम निकाल पाएंगे कि नहीं। देखिए पढ़ने सभी बैठते हैं, पर जो डिटर्मिनेशन होता है वही एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर स्टूडेंट बनाता है। तो आई होप हमारा लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहेगा, मैं आपको गाइड करता रहूंगा।
आप में मुझसे ज्यादा पोटेंशियल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है टीचर्स के कंपैरिजन में। मैं थोड़ा आपको बस गाइड ही करूंगा, मेन काम आप ही का है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।